गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपका सी टेट, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट, जितने भी टेट के एग्जाम है आपके होने हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर में ही होंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा कोड क्या है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं उखड़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, जो कोशिश करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, उनकी कभी हार नहीं हो सकती। ये 110% तय है, ठीक है। जो लोग एक बार कोशिश करके, 2 बार कोशिश करके हिम्मत हार जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो सफलता नहीं पा पाते, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जुनून का होना, एक जिद का होना जरूरी है। कहते हैं ना कि जिसकी राहों में वो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो लगातार मेहनत करेगा, लगातार प्रयास करेगा, वो एक ना एक दिन सूर्य की तरह जरूर चमकेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे। क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है कि जहाँ पे बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, मतलब बालक के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाए, वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। बालक ही होगा। जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो उसका केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक होगा। मतलब किसके लिए की जा रही है? बालक के लिए की जा रही है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए की जा रही है, ठीक है। तो सर्वांगीण जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा? बालक होगा, जिसके अंतर्गत बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक की रुचि किस में है, बालक की क्षमता कितनी है, वो किस कोर्स को, किस चीज़ को, किस पढ़ाई को किस तरह से कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है उसे कार्य को करने की, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उस हिसाब से शिक्षा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है कि बालक किस चीज़ में कितना सक्षम है, उसके लिए उसी तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है। वो क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, ठीक है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जाती है। मतलब पर्सनल एक एक बच्चे का निरीक्षण करके, एक एक बच्चे का निरीक्षण करके कि किस बच्चे में कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, कितना सक्षम है, उसकी क्या दैनिक कठिनाइयाँ, जो उसकी डेली की जो कठिनाई होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक बच्चे की, एक बालक की जितनी भी डेली की दैनिक कठिनाइयाँ होती है, उसे दूर करने का प्रयास किसमें किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा में किया जाता है, ठीक है। और उसकी मतलब व्यक्तिगत निरीक्षण, मतलब पर्सनल एक एक बच्चे का निरीक्षण करके, जांच करके उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। किस शिक्षा में? बाल केंद्रित शिक्षा में। बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना विकसित की जाती है। बालक को स्वावलंबी बनाया जाता है कि खुद से करना सीखो, खुद से सीखो करना, अपने ऊपर डिपेंड होना सीखो। और उसके अंदर किस चीज़ की भावना विकसित की जाती है? स्वतंत्रता की भावना की जाती है विकसित, कि तुम जिस साधन से पढ़ना चाहते हो, जिस साधन का प्रयोग करना चाहते हो, तुम उससे पढ़ सकते हो, तुम्हें इस बात की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उसके अंदर किस चीज़ की स्वतंत्रता? स्वावलंबी बनाया जाता है बच्चे को, और उसमें स्वतंत्रता की भावना विकसित की जाती है। किस शिक्षा में? बाल केंद्रित शिक्षा में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का
जो मुख्य बिंदु होता है वो क्या होता है, शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, वो बालक होता है। इसके अंतर्गत क्या होती है, बालक की रुचियाँ, उसकी इच्छाएं क्या क्या है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी क्षमता कितनी है को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक की इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बालक का क्या होता है, व्यक्तिगत इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रूप से उसका निरीक्षण कर, उसे दैनिक कठिनाइयाँ जो उसकी डेली की प्रॉब्लम्स होती है, कठिनाइयाँ होती है, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है और बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना विकसित की जाती है। ये क्या होती है, ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। आप मेरे साथ साथ ही इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जीवन में क्या है, जीवन की शिक्षण प्रणाली है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है, ठीक है। अतः ये क्या करती है, विकसित शिशु से एक विकसित प्रौढ़ बनाने के लिए इसमें कार्य किया जाता है। मतलब एक बालक को एक विकसित शिशु यानी छोटे बच्चे से एक विकसित प्रौढ़ यानी वयस्क बनाने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखेंगे हम बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एक एक हेडिंग को, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास होता है, यानी चारों तरफ से चहुमुखी, उसका संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास कह सकते हैं, उसका विकास करना होता है बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, बालक का चहुमुखी या सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि जॉन डीवी है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। इनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, इनके द्वारा क्या है समर्थित, इन्होंने क्या किया था, समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। किस तरह का उदाहरण है, लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आता है जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किस तरह का विद्यालय है, तो किस तरह के विद्यालय का उदाहरण है, तो किसका लिखेंगे, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है, ठीक है। इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। क्या है, इनके अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार क्या है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। मतलब इसमें तीन चीजों को मुख्य माना गया है जॉन डीवी के अनुसार, जिसमें कौन कौन आते हैं, सबसे पहले शिक्षक आते हैं, दूसरा बालक आता है और तीसरा पाठ्यक्रम आता है, सिलेबस आता है, पाठ्यक्रम आता है, ठीक है। तो किसके अनुसार, जॉन डीवी ने किसे मुख्य बताया है, इसमें इसे क्या बताया है, त्रिध्रुवीय प्रणाली होती है कि इसमें तीन चीजों का मुख्य रोल होता है, एक बालक का, एक शिक्षक का, एक उसके पाठ्यक्रम का, ठीक है। ये किसके अनुसार है, ये जॉन डीवी के अनुसार है। जॉन डीवी ने माना है कि जो शिक्षा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। जो आज है, आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में जो शिक्षा है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है, जो दिया जाता है ना आजकल बच्चों में स्कूल में अलग से, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसे अलग से ध्यान दिया जाता है उस पर, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है कि आप एक्स्ट्रा क्लासेज लेंगे, यहीं पे आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो हमसे पूछिए, उसके लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है कि जो थोड़े मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, सामान्य से कुछ अलग होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, मंदबुद्धि के लिए और प्रतिभाशाली, जो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं यानी ज़्यादा होशियार होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या किया जाता है, विशेष पाठ्यक्रम का प्रयास किया जाता है कि मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। तो इस तरह का प्रयास किया जाता है। आज की जो
शिक्षा है उसमें, बाल केंद्रित शिक्षा है जो उसमें इस तरह का प्रयास किया जाता है कि बालक का, प्रतिभाशाली बालक का अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और मंदबुद्धि बालकों का अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बालकों की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, शिक्षक को जब तक नहीं पता चलेगा कि बालक की रुचि किस में है, उसकी कितनी क्षमता है, वो कहाँ तक इसे पढ़ सकता है, कहाँ तक इसे याद कर सकता है, या उसके वो किस मतलब उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो इस चीज़ को याद कर सके, पढ़ सके, और उसकी जो रुचि है उसे किस किस चीज़ में रुचि है, कौन कौन से सब्जेक्ट में रुचि है। जब तक शिक्षक को ये पता नहीं होगा तब तक वो बालक पर ध्यान कैसे देगा। तो एक शिक्षक को जरूरी होना चाहिए कि बालकों के बारे में, अपनी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में उसे पता होना चाहिए कि बालक की रुचि किस में है। अब एक मान लीजिए एक बच्चा कोई मैथ नहीं पढ़ना चाहता, उसे ज़बरदस्ती मैथ पढ़ाया जा रहा है, मार पीट कर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसकी रुचि नहीं है, उसकी मैथ में रुचि नहीं है, वो और दूसरे सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, या किसी और सब्जेक्ट में है। लेकिन अगर उसे जबरदस्ती सिखाया जाए, आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं कर पाएगा उसे। तो पहले आपको बच्चे की रुचि जाननी है, पहले आपको देखना, पूछना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो उसे उसी हिसाब से वो सिलेबस दिया जाए, उसी हिसाब से उसे पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि आती है तो उसे बच्चा बहुत जल्दी याद भी कर लेता है और कवर भी कर लेता है। ठीक है, तो बालक की प्रवृत्ति, रुचि और क्षमताओं के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। मतलब आज का जो शिक्षक है, आज का जो अध्यापक है, उसे ये नहीं कि बस खाली आपको शिक्षा के बारे में बता दिया कि आपको बस ये पढ़ाना है और आपके काम खत्म हो गया। उसे शिक्षार्थी के बारे में यानी विद्यार्थियों के बारे में भी उसे जानना होता है कि किस विद्यार्थी की कितनी क्षमता है, किसे क्या पढ़ाना है, कौन कितना कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित है। क्योंकि जो आज की शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो किस तरह की शिक्षा है, वो एक शिक्षक प्रधान या अध्यापक प्रधान नहीं है। वो कैसी शिक्षा है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी उसमें बालकों के विकास के बारे में सोचा जाता है। ये नहीं कि फटाफट से कंप्लीट कराओ, शिक्षक अपनी बस खाली अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और चला जाएगा। नहीं, जब तक बालक का विकास नहीं हो रहा तब तक उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें इस बात को महत्व दिया गया कि शिक्षा कितनी ज्ञानी शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, बल्कि इस बात पर महत्व दिया जाता है कि बालक का व्यक्तिगत विकास कहाँ तक हो रहा है। मतलब इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि शिक्षक यानी टीचर कितना इंटेलिजेंट है, उसे कितनी नॉलेज है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में कि बालक का विकास कहाँ तक हो रहा है, बालक में इम्प्रूव कहाँ तक हो रहा है। टीचर कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी उसे हर चीज की नॉलेज हो, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में ना आ रहा हो, बच्चों का विकास ना आ रहा हो, तो क्या फायदा उस शिक्षा का। तो बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह का मतलब एक टीचर के अंदर कितने गुण हैं, कितनी क्वालिटी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है कि बालक का विकास कहाँ तक हो पा रहा है। जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों में इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर महत्व दिया जाता है, ना कि इस बात पर कि टीचर इंटेलिजेंट कितना है या उसे कितनी नॉलेज है। उसे कितनी भी नॉलेज हो और बच्चे का विकास ना हो रहा हो, बच्चे को कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे नॉलेज का, ऐसे टीचर का जो बच्चे को अच्छे से समझा ना सके। उसे कहानी के तौर पर, अपने एग्जाम्पल देकर, किसी भी तरह समझाए, लेकिन समझाने की जो उसकी विधि होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हो गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, बालक का चहुमुखी विकास करना यानी सर्वांगीण विकास करना है। दूसरा, जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। इनके अनुसार शिक्षा क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है।
त्रिध्रुवीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। ठीक है, आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की और अलग से ध्यान दिया जाता है। पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। जब तक बालक की रुचि और प्रवृत्ति और क्षमताओं का शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट क्या है कि आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित है। इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक एवं गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि बालक का व्यक्तित्व विकास कहाँ तक हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। अब इसके बाद देखेंगे हम बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, बालकों को समझना। बालकों को समझना, एक टीचर की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने स्टूडेंट को, अपने बालकों को समझे कि ये बच्चे किस तरह से कितने सक्षम हैं, किस तरह से पढ़ना, उनके मानसिक स्तर के बारे में जाने, उनकी रुचियों के बारे में जाने, उनकी योग्यताओं के बारे में जाने, व्यक्तित्व के बारे में जाने। तो एक जो शिक्षक है, एक शिक्षक को उसके बालक के व्यवहार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। क्या है शिक्षा का उद्देश्य? बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। तो पहली विशेषता क्या हो गई, बालकों को समझना। यानी जब तक शिक्षक को बालक की रुचियों का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी योग्यताओं का पता नहीं होगा, तब तक एक टीचर बालक को अच्छे से नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे पहला काम क्या है कि एक टीचर को बालकों को समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण विधि, कि हम किस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग करें कि बालकों को रुचि आए, बालकों को इंटरेस्ट आए, पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आए। तो एक शिक्षक को अच्छी से अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपनी क्लास को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचि, मतलब बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे उसमें रुचि लेते हुए उन्हें सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षक के पास ऐसी स्किल होनी चाहिए शिक्षक के पास कि उन्हें वो बच्चों को अच्छे से समझा सके, अच्छे से बता सके। ठीक है, यानी जो शिक्षक होता है वो बालकों को क्या पढ़ाए, वास्तविक समस्या कैसे है, कैसे पढ़ाए, इन सारी समस्या को सुलझाने के लिए क्या करता है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान की सहायता लेता है। कौन से सब्जेक्ट की सहायता लेता है, बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभ, रुकावटें, सीखने का वक्र, ये सारी चीजें क्या होती है, उसके अंतर्गत आती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। तो शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है कि जितनी अच्छी शिक्षण विधियां होगी एक टीचर के पास, बच्चे को उसमें उतना ही ज्यादा, उसकी क्लास में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन और परीक्षण। एक शिक्षक को बालकों का मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए, परीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है। जब तक हम उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बालक किस स्तर तक सीख चुका है, पढ़ चुका है, तब तक हमें आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हम अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कराए या अपना कोर्स कंप्लीट कराए और बच्चों का टेस्ट ना ले, मूल्यांकन ना करे, जाँच ना करे, परीक्षण ना करे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हमें बीच बीच में समय समय पर बालक का, एक टीचर को, एक शिक्षक को बालक का मूल्यांकन और परीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे बालक की क्षमताओं का, बालक की रुचियों का, इन सारी चीजों का पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है। यानी जो समस्याएं हैं बच्चे की, वो हल हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, यानी इससे बालक का क्या पता चलता है
उन्नति का पता चलता है कि बालक कहाँ तक उन्नति कर रहा है, कहाँ तक उसकी समझ में आ रहा है, कहाँ तक वो सीख चुका है। अगर आप उसे कोई क्वेश्चन देंगे हल करने के लिए तो उसमें वो उसे हल करने में कितना सक्षम है, आपका समझाया हुआ उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मूल्यांकन और परीक्षण समय समय पर किया जाए तो इससे बालक की हमें क्षमता का, उसकी रुचियों का, उसकी जो क्षमता यानी उसके अंदर कितनी क्वेश्चन को हल करने की कितनी क्षमता है, हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम का स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम का स्वरूप, कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है वो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में उपयोग हो, उसका हम मतलब उसका प्रयोग हमारी लाइफ में हो रहा हो, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, मतलब बच्चे को अगर पहले से उस ज्ञान की, जो बच्चे को पहले से ज्ञान है, पहले से नॉलेज है, उस पर आधारित होना चाहिए जिससे वो उसे अटैच करके अच्छे से पढ़ सके, याद कर सके। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जो पाठ्यक्रम है वो अगर बच्चों की रुचि के अनुसार होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। तो क्या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होने चाहिए, मतलब कुछ सब्जेक्ट उसमें ऑप्शन होने चाहिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। तो पाठ्यक्रम किसके अनुसार होना चाहिए, बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, यानी समाज में उस चीज की आवश्यकता है, उस ज्ञान की आवश्यकता है जो बच्चे को पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, तो वो उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ पे करेगा, समाज में करेगा। तो पाठ्यक्रम किसके अनुसार होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से ये आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, इसके अंदर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझना होगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना वो नहीं है कि इतना टफ टॉपिक है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, उसमें राष्ट्रीय भावनाएं विकसित होनी चाहिए, बच्चे के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना विकसित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। ये तो हो गया पाठ्यक्रम का स्वरूप। अब आता है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। व्यवस्थापन और अनुशासन के अंतर्गत क्या देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा में, विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। किसका लिया जाता है, मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। तो कक्षा में क्या होनी चाहिए, व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और क्या, अनुशासन होना चाहिए, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कुछ शरारती बच्चे क्या होते हैं, वो उनके लक्षण तो अच्छे दिखाई देते हैं कि हाँ ये पढ़ने में भी होशियार है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को उन्हें दबाने के स्थान पर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे कि वो शरारतें भी करते हैं लेकिन वो पढ़ने में भी बहुत होशियार होते हैं, लेकिन टीचर क्या करते हैं, उन्हें दबा देते हैं कि शांत, उन्हें मतलब प्रोत्साहित नहीं करते। क्योंकि वो शैतान बच्चे हैं, शैतान बच्चों में उनका नंबर आता है, उनकी गिनती किस में आती है, शैतान बच्चों में आती है। तो टीचर को उन्हें क्या करना चाहिए, ना कि उन्हें उनकी शरारतों को देखते हुए उन्हें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि तुम और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन कुछ टीचर किस तरह का व्यवहार करते हैं कि जो शरारती बच्चे होते हैं उनसे वो मतलब थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं कि ये शरारत के सिवा कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, शरारती बेशक हो लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। एक टीचर को उनका क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रयोग एवं अनुसंधान।
प्रयोग एवं अनुसंधान से अभिप्राय क्या है कि जब एक शिक्षक क्लास में नए नए प्रयोग बच्चों से करवाएगा, नए नए अनुसंधान खोज करवाएगा, तो उससे बच्चों की क्या बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। ठीक है, रुचि बढ़ेगी और एक शिक्षक को क्या पता चल जाएगा कि बच्चा किसमें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या कराना चाहिए, समय समय पर बच्चों से अनुसंधान यानी किसी न किसी चीज की कोई ऐसा टॉपिक देना चाहिए उन्हें कि वो खोज करें, उस पर रिसर्च करें और उनसे अलग अलग तरह के प्रयोग करवाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पाठ्यक्रम का वो नेक्स्ट क्या है, ये कक्षा में समस्याओं का निदान एवं निराकरण, यानी जो समस्याएं है, जो बालक को समस्याएं है, जो कठिनाई है, जो प्रॉब्लम है, उनका जो निदान है, उनका जो उपचार है, वो कक्षा में ही किया जाना चाहिए। एक बालक से पूछा जाए कि आपको किस चीज की समस्या है, किस चीज क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, या अगर बालक चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसकी जो समस्याएं है वो कक्षा में ही उनका निदान यानी उनका उपचार यानी उसे समस्याओं को हल उसी कक्षा में किया जाना चाहिए। तो इससे बालक पे फर्क पड़ेगा, यानी कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण किया जाना चाहिए। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। इसके बाद देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए भी चलनी है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, बालक प्रधान शिक्षा, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक प्रधान होनी चाहिए, ना कि शिक्षक प्रधान। सरल और रुचिपूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा, सरल होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो बच्चे की समझ में आ जाए। बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा। आत्माभिव्यक्ति के अवसर, यानी बच्चे को आत्माभिव्यक्ति के अवसर दिए जाने चाहिए। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, उसे अब उसकी सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाए, ऐसा उसे काम दिया जाना चाहिए कि उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहे। व्यवहारिक और सामाजिक, यानी उसे ऐसा वर्क दीजिए कि उससे उसके व्यवहार में और उसके अंदर क्या आए, सामाजिकता की भावना आए। नेक्स्ट क्या है, ये हो गई क्या हमारी बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व हो गया। अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा किससे मिलती है, जैसे महापुरुषों की कहानी सुनना, जैसे जो हमारे नेता थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, महात्मा गांधी थे, और उन सभी की कहानी सुनना, उससे क्या मिलती है, बच्चे को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्या है सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालक में किस मतलब पर्सनल एक बच्चे के अंदर किस तरह का कि उसकी रुचि है, किस तरह से वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका सिद्धांत। तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांत। चौथा क्या है, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। चयन का सिद्धांत, उसके पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं इधर हो जाती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। सॉरी। चयन का सिद्धांत यानी बालकों को योग्यता के अनुसार ही उसका विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, यानी बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से क्या है कि प्रत्येक बालक की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, अतः शिक्षक को शिक्षा देते समय क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि छात्रों को क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान किया जाए, एक्टिव रखकर ज्ञान प्रदान किया जाए। किसी भी क्रिया को करने में छात्र के हाथ, पैर व मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं, अतः छात्र को एक से अधिक ज्ञानेंद्रिया और एक से अधिक कर्मेंद्रियों का प्रयोग होने से छात्र क्या करता है, बहुत ही प्रभावी बन जाता है। ठीक है, तो उसे किस तरह का जो भी क्रिया करते समय वो कैसा कार्य करते समय कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी और मार्गदर्शक होता है। कैसा होता है, सहयोगी और मार्गदर्शक, सहयोगी और मार्गदर्शक यानी सही रास्ता दिखाने वाला। कैसा, सही रास्ता दिखाने वाला होता है और सहयोगी होता है। ठीक है,
और क्या देखेंगे कि जो सब बालकों का सभी प्रकार के से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हें करने में सहायता करता है। एक टीचर, एक अध्यापक क्या करता है, बालकों के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हें करने में सहायता करता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा को क्या करती है, शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, एक शिक्षक की योग्यता पर। यानी कि शिक्षक कितना योग्य है, शिक्षक के अंदर कितनी योग्यता है कि वो बालकों की क्लास को इंटरेस्टिंग बना सके, एक एक बालक का विकास हो सके। तो महत्व किस पर दिया जाता है कि अगर शिक्षक के अंदर नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो क्लास में बच्चों का व्यक्तित्व मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहा, यानी बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा, तो उस शिक्षक का कोई फायदा नहीं है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, जो बालकों का विकास कर सके, मतलब उसकी क्लास में देखा जाए कि बच्चों में कितना इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। ये इतना टफ सब्जेक्ट वो टॉपिक भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रगतिशील शिक्षा पढ़ेंगे और इसे आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट को। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।